नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के एक और टॉपिक की जिसके बारे में हर किसी को आज के समय में पता होना चाहिए। जैसा कि बैंकिंग उद्योग वित्तीय क्षेत्र के सबसे आवश्यक वित्तीय स्तंभों में से एक है और यह अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भुगतान के डिजिटल तरीकों में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई थी। डिजिटल भुगतान से ग्राहकों को लाभ होता है क्योंकि इससे वित्तीय लेन देन आसान हो जाता है। हालांकि इसने कई धोखेबाजों को कमियों का फ़ायदा उठाने और ग्राहकों को अलग अलग तरीक़ों से धोखा देने के लिए भी आमंत्रित किया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग ग्राहकों के डिजिटल भुगतान संबंधी धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करने के लिए हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बुकलेट जारी किया था जो ऐसे घोटालेबाजों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालती है और कस्टमर्स को वित्तीय लेन देन करने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार के फ्रॉड होते हैं और कौन कौन से फ्रॉड हैं जिनसे हम बच सकते हैं। इसमें से एक मुख्य फ्रॉड जिसकी आज हम एक चर्चा करने वाले हैं। कुछ मुख्य प्रकार के फ्रॉड जो इस प्रकार हैं: फिशिंग, वेशिंग फ्रॉड्स, जो कि ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं वहाँ पर जो फ्रॉड होता है। उसके अलावा स्कीमिंग, जो हम कार्ड यूज़ करते हैं, एटीएम, क्रेडिट कार्ड जो भी यूज़ करते हैं उसकी जो क्लोनिंग होती है वो। इसके अलावा सिम का स्वैप हो जाना या सिम की क्लोनिंग हो जाना। फ्रॉड्स, जिसमें फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, जो स्क्रीन हमारे होते हैं मोबाइल के या कंप्यूटर कुछ भी होता है, अगर वो उसको किसी भी तरीके से उसका इन्फॉर्मेशन पा जाते हैं तो उसके थ्रू जो फ्रॉड करते हैं उस टाइप के फ्रॉड। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत लोग फेक आईडी बना के फ्रॉड करते हैं, ये भी एक फ्रॉड है। और इसके अलावा जो बहुत पुराना फ्रॉड जो अभी भी चलते आ रहा है वह है चेक का फ्रॉड। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि चेक के फ्रॉड को कैसे हम रोक सकते हैं, जिसके ऊपर आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की थी 2021 में ही, और ये एक फैसिलिटी लॉन्च किया था जिसका अवेल करके जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। यानी किसी भी फ्रॉड को हम कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम उसको कर सकते हैं। तो वो हम जानते हैं कि ये कौन सी फैसिलिटी है जिसके द्वारा हम इस तरीके के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पे सिस्टम की। आखिर ये पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या? चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आरबीआई ने यह सुविधा 2021 में ही लॉन्च कर दी थी। इस फैसिलिटी के माध्यम से आरबीआई चेक के द्वारा होने वाले छेड़छाड़ या परिवर्तन के रूप में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना चाहती है। चेक जारी करने वाला चेक के मुख्य विवरणों की पुनः पुष्टि करता है, जिसे भुगतान की प्रक्रिया के दौरान चेक की प्रस्तुति के समय क्रॉस चेक किया जाता है बैंक के द्वारा। यदि पॉजिटिव पे के माध्यम से प्रदान किया गया चेक का डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किए गए चेक के विवरण से मेल खाता है तो भुगतान पास हो जाता है, अन्यथा चेक को वापस कर दिया जाता है। पॉजिटिव पे सिस्टम किसी संगठन के लिए घाटे, धोखाधड़ी और अन्य देनदारियों के खिलाफ बीमा के रूप में काम करती है। सेवा का उपयोग करने के लिए आमतौर पर शुल्क लिया जाता है, हालांकि अभी सभी बैंक्स यह सुविधा फ्री में प्रदान कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। किसी व्यक्ति या व्यवसाय को ऑल्ट्रेशन यानी परिवर्तन, जाली या नकली चेक से बचाने के लिए पॉजिटिव पे सर्विस कुछ स्पेसिफिक चेक डिटेल्स होती है जिसको वो मैच करता है जो अकाउंट होल्डर ने प्रोवाइड किया होता है। जब यह मैच हो जाता है तो यह चेक पास हो जाता है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको चेक किया जाता है तो हम ये देखते हैं। इसमें चेक का अमाउंट देखा जाता है, चेक का नंबर देखा जाता है, चेक की तिथि देखी जाती है, अकाउंट नंबर मैच किया जाता है और साथ ही साथ साइन, यानी जब अकाउंट होल्डर ने फॉर्म भर के बैंक में दिया होगा तो उसका साइन मैच कर लिया जाता है कि हाँ अकाउंट में जो सिग्नेचर है वही अकाउंट होल्डर ने दे रहा है डिक्लेरेशन या कोई और दे रहा है। इस तरीके से इन सभी पैरामीटर्स को चेक किया जाता है जब भी चेक प्रेजेंट होता है बैंक में पास होने के लिए। इन सब डाटा को चेक करने के बाद यदि इसमें से कोई भी डाटा मिसमैच होता है तो बैंक चेक क्लियर नहीं करता है। जब इन्फॉर्मेशन मैच नहीं होता है और तब चेक रिजेक्ट हो जाता है, बैंक इसकी नोटिफिकेशन जो भी अकाउंट होल्डर है यानी जो पेई है जिसने चेक लगाया है उसको इन्फॉर्मेशन ये भेज देता है और वह चेक के पेमेंट को रोक लेता है जब तक कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है कि चेक को पास कर दिया जाए। तब तक इस चेक को वो स्टॉप कर देता है। यहाँ स्टॉप का मतलब यह नहीं है कि वह खाते में इस चेक को स्टॉप कर देता है। स्टॉप का मतलब यह है कि पेमेंट को वह रोक देता है। वह भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक क्लियर इंस्ट्रक्शन उसको मिल न जाए। यदि चेक में स्लाइट एरर है या बहुत ही हल्की सी अगर एरर है, कोई कमी रह जाती है, तो बैंक उसको इन्फॉर्म भी कर देता है कस्टमर को कि चेक को पास करना है या नहीं करना है, या अकाउंट होल्डर भी इन्फॉर्म कर सकता है बैंक को कि इसको पास कर दिया जाए।
यदि कोई फर्म भूल जाती है कि हाँ जितने भी चेक्स हैं उनका डिटेल अगर बैंक को प्रोवाइड नहीं करता है तो उस कंडीशन में जितने भी चेक्स होंगे सब के सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखा जाए कि जब भी चेक इशू किया जाए तो सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हाँ ये चेक हमने किसी पार्टी को इशू किया है और इसे क्लियर कर दिया जाए। अब क्वेश्चन यह उठता है कि क्या हम जितने भी चेक इशू किसी को भी करते हैं तो उसके लिए हमें पूरी इन्फॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, यानी यह काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ लिमिट निर्धारित की गई, यानी इतने के चेक अमाउंट के ऊपर आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यह जो अमाउंट निर्धारित की गई है वह 50,000 है, यानी 50,000 या उससे ऊपर के अमाउंट का अगर चेक है तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए, अन्यथा आपका चेक रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि कुछ केसेस में मैंडेटरी कर दिया गया है कि 5 लाख या उससे ऊपर के चेक, और कोई कोई बैंक 2 लाख या उससे ऊपर के चेक को पास करने के लिए आपका कंसेंट चाहते हैं। अगर आप यह कंसेंट नहीं देते हैं तो वह चेक रिजेक्ट हो जाता है। हालांकि अभी बहुत से जगह ऑप्शनल है, लेकिन बहुत जगह मैंडेटरी भी कर दिया गया है हाई वैल्यू अमाउंट्स के लिए। हालांकि 50,000 में बैंक इतना जल्दी रिजेक्ट चेक को नहीं कर रहा है। तो 2 लाख या उससे ऊपर के लिए आप बैंक को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि हाँ हाई वैल्यू का चेक आपके पास आएगा और आप उसको पास कर दीजिए, या उसको नहीं पास करवाना चाहता हो तो यह भी इन्फॉर्मेशन आप बैंक को पास कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉजिटिव पे के दूसरे रूप को, जिसको रिवर्स पॉजिटिव पे भी कहा जाता है। इस प्रणाली के जरिए जारीकर्ता को स्वयं जांच की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। इससे चेक को अस्वीकार करने के लिए बैंक को सचेत करना खाता धारक की जिम्मेदारी बन जाती है। इस प्रोसेस में बैंक आपको प्रस्तुत किए गए सभी चेक के बारे में प्रतिदिन सूचित करेगा और स्वीकृत चेक को क्लियर कर देगा। यदि आपका व्यवसाय थोड़े समय में बैंक को जवाब नहीं देता है तो बैंक आगे बढ़ेगा और चेक को पास कर देगा। वैकल्पिक रूप से बैंक आपके द्वारा मांगी गई किसी भी चीज़ को अस्वीकार कर देगा। बस याद रखें, यह तरीका पॉजिटिव पे सिस्टम की तुलना में बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें। हालांकि अभी यह प्रक्रिया यहाँ पर चालू नहीं की गई, तो हमें पॉजिटिव पे सिस्टम को, ये प्रोसेस को अपनाना है। यदि हम बात करें ऐसे कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम बैंक को सूचित कर सकते हैं, तो उसमें अकाउंट होल्डर्स अपने चेक की जो भी जानकारी है वह रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से बैंक को भेज सकता है, या बैंक के शाखा में जाकर वहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसको एक फॉर्म के थ्रू भर के वहाँ जमा कर सकता है। यदि अकाउंट होल्डर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या SMS बैंकिंग की सुविधा अवेल कर रहा है तो वह इसके माध्यम से भी बैंक को सूचित कर सकता है। बैंक अपने खाताधारक से हमेशा यही उम्मीद करता है कि जो भी चेक से संबंधित जानकारी है, खासकर हाई वैल्यू की, तो वह एक दिन पहले ही अपने शाखा को सूचित कर दे, जिससे बैंक को इस प्रक्रिया को पूरा करने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। और जब यह सारी जानकारी बैंक को प्राप्त हो जाएगी तो बैंक आसानी से उस चेक को पास कर देगा। जैसे हर एक फैसिलिटी के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले ये अपने अकाउंट होल्डर को एक एडिशनल लेयर की सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिससे उसका अकाउंट सुरक्षित रह सके और किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। पॉजिटिव पे में एनरोल होकर अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट्स पे कंट्रोल कर सकता है, यानी जब भी कभी ऐसे हाई वैल्यू चेक्स कभी भी इशू करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वह पास हो जाएगा, और अगर नहीं करता है तो पास नहीं होगा, जिससे उसको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस सुविधा के द्वारा बैंक आपको हमेशा अलर्ट करता रहेगा जो भी चेक आपके अकाउंट के थ्रू पास होंगे, यानी किसी भी तरह का फ्रॉडलेंट चेक होता है तो वह वहीं पर रुक जाएगा। अब तक हमने इसके एडवांटेजेस की बात की, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पॉजिटिव पे पर ध्यान देने के लिए आपको अधिक समय की आवश्यकता होगी। अगर आपकी फर्म है तो आपको बैंक को उपलब्ध कराने के लिए एक लिस्ट बनाने के लिए समय निकालना होगा, यदि आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ की संख्या अधिक है। अगर हम दूसरी असुविधा की बात करें तो अधिकांश बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित समय देता है जिसके अंदर ही आपको अपने बैंक को सूचना प्रदान करनी होती है। यदि आप समय पर जवाब देने में विफल रहते हैं तो बैंक के ऊपर निर्भर करता है, या तो चेक को वह पास कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। अगर हम एक और असुविधा की बात करें तो वह है कॉस्ट। बैंक पॉजिटिव पे में एनरोल होने के लिए अपने अकाउंट होल्डर से कुछ चार्जेस कर सकता है। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने से अकाउंट होल्डर को फ़ायदा ही होगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि से वह बच सकता है।
हालांकि अभी भारत में बहुत से ऐसे बैंक हैं जो ये सुविधा फ्री प्रदान कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर हो सकता है तो ये बैंक लागू कर सकते हैं, यानी इस पर चार्जेस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यदि ये लागू हो जाता है तो इससे ग्राहकों को एक असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉजिटिव पे से संबंधित जो भी जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि आपको कुछ ऐसा लगता है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं उन सभी के साथ ये शेयर ज़रूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो प्राप्त हो सकें और आपके नॉलेज में और वृद्धि हो सके। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।